जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को आज हम कवर करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 सेज दैट state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law within the territory of India. ओके, तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना। लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी होगी, पंचायती राज हो गई, या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड कोई भी पर्सन, या यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड कोई भी पर्सन, है ना। वो सारी अथॉरिटी क्या आ जाएगी? स्टेट में काउंट होगी, है ना। तो जैसे हमारा यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, अपनी जुडिशरी हो गई, अपना ईडी हो गया, कैग हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो जितने भी हमारी एजेंसीज है जो कि कहीं किसी भी तरीके से हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो उसको हम स्टेट में काउंट करते हैं। तो तो यहाँ पे बताया गया है कि वो सारी अथॉरिटी किसी भी इंडियन पर्सन के लिए, किसी भी इंडियन नहीं, किसी भी सिटीजन के लिए, है ना। किसी भी नॉट सिटीजन भी यहाँ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ना, वो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को मिलती है। तो वो जो हमारा स्टेट है वो डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी पर्सन के लिए कि वो उसको इक्वलिटी ऑफ लॉ नहीं मिले। ओके, या इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं मिले, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिले। तो बेसिकली इस पॉइंट में यही बताया गया है। आर्टिकल 14 यही कहता है कि भाई सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कि लॉ के आगे हर कोई इक्वल है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। कोई भी स्टेट, कोई भी अथॉरिटी इससे डिराई नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं। दिस प्रोविजन कन्फेयर्स राइट ऑन ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और एलियंस। ओके, तो यही बात है कि ये जो आर्टिकल 14 में जो प्रोविजन बताया गया है, ये प्रोविजन किसके ऊपर लागू होता है? वो सिटीजन को भी मिलेगा और फॉरेनर को भी मिलेगा। आगे देखते हैं। What person include legal person which statutory statutory corporation, companies, registered societies or any other type of legal person? ओके, तो इसमें जो वर्ड पर्सन बताया गया ना, जिसमें ये बोला गया है कि सभी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगी, तो पर्सन में जो इंक्लूड है वो है लीगल पर्सन। लीगल पर्सन में क्या हो गया? स्टेटरी कॉर्पोरेशन हो गया, कंपनीज होगी, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो गए, एंड कोई भी अदर, जैसे कोई टूरिस्ट वीजा पे आया है, कोई मेडिकल वीजा पे आया है, तो उन सब को मिलता है राइट बिफोर लॉ। अब कोई इलीगल पर्सन है कि कोई ऐसे माइग्रेशन के थ्रू आ गया, कोई चोरी, ऐसे क्या फ्रॉड के तरीके आ गया, कोई जो हमारी गवर्नमेंट के इंडिया में आने के जो प्रोविजन है उसको वो नहीं कंप्लीट कर पाया और ऐसे इलीगल तरीके से इंडिया में आ गया। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे अदर अदर कंट्री के लोग हैं, कि नेपाल के हैं और क्या नाम है इसका, अपने पाकिस्तान के हैं, और अफगानिस्तान के कुछ कुछ कभी कभी केसेज आते हैं, बांग्लादेश के कभी कभी केसेज आते हैं, कि इलीगल तरीके से लोग इंडिया में आ जाते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे कहीं किसी कंट्री में कि वॉर चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो कभी कभी तो पहले ऐसा भी हो जाता था कि म्यांमार वगैरह से लोग आ जाते थे इंडिया में, भूटान वगैरह से लोग भूटान से तो खैर कभी इतना नहीं आया है डिटेल में। तो वो है कि बेसिकली यही बताया गया है कि अगर कोई सिटीजन है या फॉरेनर है या कोई भी ऐसा इंसान है, बट वो लीगल पर्सन होना चाहिए। कोई ऐसा मतलब वो नहीं, इलीगल पर्सन नहीं होना चाहिए कि इलीगल तरीके से हम इंडिया में आ भी गए और हम इलीगल काम भी कर रहे हैं और हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ भी चाहिए, तो वो ये वाले प्रोविजन यहाँ पे लागू नहीं होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ सिर्फ मिलता है सिटीजन को और फॉरेनर को। फॉरेनर में किसको? जो कि लीगल पर्सन है। फॉरेनर या सिटीजन कोई भी लीगल पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगी। ओके, अब जैसे कोई इंडिया का ही सिटीजन है बट वो टेररिस्ट का काम कर रहा है, तो अब उसको नहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ मिल जाएगी। लीगल पर्सन जो कि लीगल तरीके से गवर्नमेंट के सारे प्रोविजन को, सारे प्रोसेस को, सारे सिटीजनशिप के जितने भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें हैं उसको जो एक्सेप्ट करता है और जो उस तरीके से अपना जीवन जीता है, उसको बेसिकली इसमें पॉइंट यही बताया गया है कि लीगल पर्सन को ही मिलेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, मैंने बहुत डिटेल में इसको बता दिया कि आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ is of Britain origin, while
कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है। एंड जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट ये है, बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि इसी से प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कैनोटेड एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन किसी भी पर्सन के लिए नहीं रहेगा, किसी भी स्पेशल प्रोविजन का एब्सेंस रहेगा। एंड दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट, की भाई इक्वल सब्जेक्शन रहेगा सबके लिए, ऑल पर्सन के लिए, सबके लिए क्या रहेगा, इक्वल सब्जेक्शन रहेगा। कहाँ पे, कि जो जिस लॉ से कोई भी लैंड एडमिनिस्ट्रेट होता है उस लॉ के द्वारा सब सारे लोग ऐसे रहेंगे कि भाई सब एक समान रहेगा। ओके, तीसरा पॉइंट क्या बताता है, नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ, कि कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो। हाई लो का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिकली या एजुकेशनली या बाई पोस्ट या बाई कास्ट या बाई डिसेंट, जो भी आप मान सकते हैं, है ना। और कोई भी ऐसा इंसान लॉ के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला तो पॉइंट यही है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश ओरिजिन से एक्सेप्ट किया गया है, लिया गया है। एंड देन ये तीन ऐसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है। पहले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल प्रिविलेज एब्सेंस है इक्वालिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है कि इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल पर्सन होगा, इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल पर्सन होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, कि कोई भी आदमी लॉ के ऊपर तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है अपना सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, सेकंड कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन प्रिविलेज कॉन्फेर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। तो इसमें यह बताया गया है बेसिकली कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ओके, कि अगर इक्वल सर्कमस्टेंसेस है तो उसमें ट्रीटमेंट भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस तो सेम ही है, बट पर्सन कुछ कोई हाई पोस्ट कोई लो पोस्ट हो गया है तो उनका ट्रीटमेंट भी फिर उनके पोजीशन के हिसाब से होगा। तो इसको डिनाई किया गया है और बोला गया है कि भाई अगर सर्कमस्टेंसेस इक्वल हैं तो ट्रीटमेंट भी इक्वल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ओके, तो क्या बताया गया है कि सिमिलर एप्लीकेशन टू ऑफ द सेम लॉ, सिमिलर एप्लीकेशन टू द सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, कि एक ही लॉ को एप्लीकेशन ऐसा किया जाएगा कि सेम लॉ ही एप्लीकेबल होगा उन सभी पर्सन पे जो कि सिमिलरली सिचुएटेड हैं या सिमिलरली सिचुएशन में है या सिमिलरली ऐसी परिस्थिति में है या ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो सिमिलर है। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है कि बेसिकली ये पॉइंट ये सारे यही डिफाइन करते हैं कि भाई इक्वालिटी ही रहेगी, है ना। ये बस बात आप मान के चलिए कि इक्वालिटी ही रहने की बात कही जा रही है कि भाई सिमिलर सिचुएशन है अगर तो सिमिलर एप्लीकेशन ही सिमिलर लॉ ही एप्लीकेबल होगा सभी पर्सन पे। पहला दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इक्वल सर्कमस्टेंसेस के लोगों को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वही बात कही गई है कि भाई एक तरीके के लोगों को एक तरीके का ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, या इसको ये कह सकते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी
डिस्क्रिमिनेशन, ओके, कि ट्रीट कैसे किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी चाहे वो पर्सन कोई भी हो। आगे देखते हैं क्या बताता है ये पॉइंट कि फॉर्मर इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाइल लेटर इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन यही आता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कौन सा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और कौन सा निगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, ये है निगेटिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का लॉ क्या है, वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। कैसे, है ना। अब तो ये आ गया कि भाई कैसे कैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, कैसे निगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे हो गया। तो इसमें क्या है ना कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये स्टेट को बाउंड करता है। क्या करता है, स्टेट को बाउंड करता है कि आप अननेसेसरी किया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडियन पर्सन है या जो कोई भी ऐसा पर्सन है, इंडियन है या फॉरेनर है, उनके फेवर में बताई गई है चीजें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी। किसी का भी कोई ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें नहीं होगी। तो इसको फिर स्टेट के अकॉर्डिंग निगेटिव कॉन्सेप्ट माना गया। अब ऐसा नहीं कि हमारे इंडियन सिटीजन के अकॉर्डिंग इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट माना गया, नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ को निगेटिव कॉन्सेप्ट माना गया है अकॉर्डिंग टू स्टेट अथॉरिटी, एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना गया है अकॉर्डिंग टू स्टेट अथॉरिटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बोथ ऑफ देम एम एट इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। तो यही बात है कि एम क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, कि इस्टेब्लिश करना इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, कि लीगल स्टेटस को इस्टेब्लिश करना, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस को एप्लीकेबल करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 18 डज नॉट अप्लाई। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब, इक्वल और अनइक्वल अगर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट रहेगा, कोई भी ऐसे सर्कमटेंसेस रहेंगे, कोई भी ऐसा केस आया जिसका करेक्टर कभी इक्वल रहेगा और कभी अनइक्वल रहेगा, है ना, तो उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। आगे देखते हैं। वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड क्लास लेजिस्लेशन, इट परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट और ट्रांजेक्शन बाय द लॉ। ओके, कि आर्टिकल 14 फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन को, और ये परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन को। ओके, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड द ट्रांजेक्शन बाय लॉ के द्वारा। तो आर्टिकल जो 14 है वो फॉरबिड क्या करता है कि क्लास लेजिस्लेशन को ये फॉरबिड करता है और परमिट करता है किसको, कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए किस चीज का, पर्सन का, ऑब्जेक्टिव का एंड ट्रांजेक्शन बाय लॉ का। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ट्रांजेक्शन का बाय लॉ के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्री, आर्टिफिशियल और इनवाइजेस। ओके, रेदर इट शुड बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। ओके, तो जो ये क्लासिफिकेशन है ना, जो ये क्लासिफिकेशन है पर्सन का, ऑब्जेक्ट का एंड ट्रांजेक्शन का, ये कैसा होना चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड द सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन के डिस्टिंक्शन का होना चाहिए, ना कि कोई आर्टिफिशियल हो जाए, कोई आर्बिट्री हो जाए। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें पॉइंट ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनइक्वल अगर ट्रीटमेंट है, अनइक्वल अगर करेक्टर है किसी भी केस का, तो उसका ट्रीटमेंट भी अनइक्वल तरीके से कर दिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी अनइक्वल तरीके से कर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या पॉइंट बताया गया है। रूल ऑफ लॉ, rule of law, the concept of equality before law is an element of concept of rule of law propounded by A.V. Dickey. Okay, तो ये रूल ऑफ लॉ, पहले हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, वो कहाँ से एलिमिनेट होता है, वो एलिमिनेट होता है रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से, जो कि प्रोपाउंड किया गया है किसके द्वारा, एवी डिके के द्वारा, एवी डिके साहब के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। क्या थे, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन एंड द मेंस में आप अपना आंसर राइटिंग को इनहेंस करने के लिए इस पॉइंट को लिख सकते हैं
क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि ये बार-बार आता ही आता है। अभी भी देखिए हाई कोर्ट में अभी भी केसेस चल रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। तो ये ऐसे मुद्दे हैं ना कि ये कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। आपको महीने 2 महीने में न्यूज़पेपर में इसके लिए तो कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, छोटा-बड़ा कुछ भी है ना? तो इस पॉइंट को ज़्यादा डिटेल तरीके से समझना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से एलिमिनेट होता है? तो एलिमिनेट होता है रूल ऑफ लॉ से। रूल ऑफ लॉ को प्रोपाउंड किसने किया था? तो एवी डीके साहब ने। तो बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को भी प्रोपाउंड किसने किया था? एवी डीके साहब ने, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। क्वेश्चन अगर प्री में आएगा तो यहीं से आ जाएगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ किससे कौन से कॉन्सेप्ट से एलिमिनेट किया गया है, पहली चीज। एंड दूसरी बात ये हो गई कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को कौन प्रोपाउंड किया था। चलिए आगे देखते हैं। हिज कॉन्सेप्ट हैज बीन फॉलोइंग 3 एलिमेंट और एस्पेक्ट। तो जो एवी डीके साहब का कॉन्सेप्ट था ना रूल ऑफ लॉ का, उसमें तीन तीन एस्पेक्ट थे। उसमें 3 एस्पेक्ट थे। चलिए देखते हैं कि वो तीनों एस्पेक्ट कौन कौन से हैं और इंडिया ने कौन कौन से एक्सेप्ट करे हैं। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, इसका मतलब क्या होता है? नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, आर्बिट्री पावर का एब्सेंस करता है। पहला जो एस्पेक्ट है एवी डीके साहब का इक्वालिटी बिफोर लॉ या रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में, वो यही है कि एब्सेंस रहेगा किसका? आर्बिट्री पावर का। जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन पनिश नहीं होगा जब तक कि वो लॉ को ब्रीच ना करे, लॉ को तोड़े नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है? तो ये बताओ, क्या ये पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया है, लिया गया है? तो हाँ जी, बिल्कुल लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है ना? हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही है कि जब तक आप लॉ नहीं तोड़ेंगे तब तक आप पनिश नहीं किए जा सकते, है ना? कुछ आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, बहुत सारी आपको चीजें दी गई हैं, बहुत सारी आपको अथॉरिटी दी गई है। जब तक कि आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लॉ को नहीं ब्रीच करते हैं, तब तक कोई भी इंडियन सिटीजन या फॉरेनर पनिशेबल नहीं होगा। अब कोई भी फॉरेनर इंडिया में आया तो उसको इसीलिए पनिश नहीं कर दिया जाएगा कि तुम इंडिया में आ ही क्यों गए, है ना? तो वो बात है कि तो पहला तो इनका एस्पेक्ट यही था कि भाई, क्योंकि अब आपको लगेगा कि मैम क्या ही बात कर रहे हो तुम, ये क्यों? ऐसा तो किसी कंट्री में नहीं होता। लेकिन आप नॉर्थ कोरिया का देख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे हैं ना, चाइना वाइना को देख लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी, अपने इंडिया जितना फ्रीडम वहां पे है नहीं, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर कहानी अलग हो जाती है। हालांकि पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, वो एक अलग चीज है, बट हमें थोड़ा सा एक वर्ल्ड वाइड तो देखना चाहिए ना कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो एवीडीके साहब का है वो ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज equal subjection of all citizen, rich or poor, high or low, official or non-official, to the ordinary law of land administrative by ordinary law of court. Okay, तो दूसरा जो एस्पेक्ट है एवीडी के साहब का इक्वालिटी बिफोर लॉ में, वो ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, जिसमें कि इक्वल सब्जेक्शन होना चाहिए सभी सिटीजन के लिए, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, सबके लिए एक समान लॉ होना चाहिए जो कि हमारी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए। तो क्या ये पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। हम तो अभी पढ़ के आए, हमारा तो पूरा चैप्टर ही है, हमारा तो पूरा आर्टिकल ही बना दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए, है ना? हमारा तो पूरा आर्टिकल ही है इस पॉइंट पे कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ तो रहनी चाहिए। तो चलिए, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल एज आइडेंटिफाई एंड enforced by court of law rather than constitution being the source of individuals right. Okay, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के राइट की प्राइमेसी होगी। इसका मतलब क्या है? दैट इज Constitution is the result of right of individuals as identified. Okay, कि प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के राइट की प्राइमेसी होगी, कि इंडिविजुअल जो पर्सन है उसका राइट सुप्रीम होगा। इसका मतलब ये बताया गया है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस चीज का रिजल्ट है? वो रिजल्ट है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड, है ना? कि इंडिविजुअल के राइट का वो
रिजल्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मतलब किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, ये एवी डीके साहब के एस्पेक्ट हैं रूल ऑफ लॉ के। ओके, और दूसरी बात क्या कही गई है कि इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ रेदर देन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स किसके द्वारा किया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किया जाएगा, रेदर देन इसके अलावा कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। तो देखिए इसमें ये जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा अगर ऐसे आ जाएगा एग्जामिनेशन में, इसमें मान लो थोड़ा एडिट करके भी कुछ एग्जामिनेशन में अगर दे दिया, इतना डिटेल नहीं दिया, दो ऐसे पॉइंट दे दिए, जैसे यही दे दिए कि इंडियन sorry, Indian constitution accept the primacy of right of individuals, and constitution being the source of constitution and sorry, मान लो ऑप्शन ऐसा दे दिया कि प्राइमेसी इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल, प्राइमेसी इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपको क्या लगेगा, आपको तो पहली नजर में सही लगेगा कि भाई हमारे इंडिया में भी तो प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल तो है ही है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत के लोगों ने ही बनाया है, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, ये भी बात सही होगी, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत के लोगों ने ही बनाया है, तो ये भी बात सही होगी कि भारत के लोगों के पास पहले तो हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो पहले तो उसको अथॉरिटी खुद मिली ना, खुद उसको अथॉरिटी मिली अपने कैबिनेट कमीशन के द्वारा कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। तो इंडिविजुअल के राइट का रिजल्ट तो है ही है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स भी होता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये जो लोगों की प्राइमेसी है वो इन्फोर्स भी होती है कोर्ट के द्वारा, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। बट यहाँ पे जो पॉइंट हमें समझने वाली है वो ये है कि रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, कि यहाँ पे ये बोला गया है, एवी डीके साहब का जो तीसरा एस्पेक्ट है उसमें ये बोला गया है कि ना देखिए पहला तो ये है कि लोगों के राइट की प्राइमेसी है, इंडिविजुअल के हर एक इंडिविजुअल के राइट की प्राइमेसी है, पहली चीज। दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशनल रिजल्ट है इंडिविजुअल के राइट का, और इन्फोर्स होता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है लोगों के इंडिविजुअल राइट का। इसमें यह बताया गया है कि ना कि कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स होता है लोगों के इंडिविजुअल राइट का। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इतने पॉइंट को तो एक्सेप्ट करता है, इतने पॉइंट को तो एक्सेप्ट करता है, बट ये जो पॉइंट आता है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स है इंडिविजुअल राइट का, है ना। हम लोगों को फंडामेंटल राइट कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो मिलता है, और कहाँ से मिलता है भाई, है ना। हमें जो वोटिंग का राइट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या कोई भी ऐसा राइट है जो वायलेट होता है, तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हमें अपने किसी भी राइट के वायलेशन के बाद फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट भी कौन देता है, हमारा आर्टिकल 13 देता है। आर्टिकल 13 कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात तो नहीं सही साबित होती है ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो सोर्स नहीं है इंडिविजुअल राइट का, हमारा तो सोर्स है भाई। तो बात ये होगी कि तीसरा पॉइंट हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, हालांकि एक्सेप्ट किया है कुछ हद तक, लेकिन इसका जो एक पॉइंट है कि ये जो एबी डीके साहब ने तीसरे एस्पेक्ट में जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट हाफ तक तो हमने हाफ से ज्यादा ही हमने एक्सेप्ट कर लिया है, बट ये जो एक पॉइंट लिख दिया है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग नॉट तो यहाँ पे नहीं लिखा है कि रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, तो बेसिकली इसका मतलब यही हो गया, है ना, कि जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल का के राइट का सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इंडिया में तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन है। आशा करती हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए यही सब छोटी छोटी पॉइंट है जो कि हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होती है, नहीं तो फिर यहीं पे हम फंस जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम एंड नॉट द थर्ड वन। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट तो ऐसा है कि जो कि इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल है, लेकिन थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों?
क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्या पूरा पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, सिर्फ इस लास्ट पॉइंट की वजह से ये वाला पॉइंट जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन द इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। ओके, यही मैं बार बार आप लोगों को कई तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, कि भाई हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन है, सोर्स ऑफ राइट है इंडिविजुअल का। चलो, इंडिविजुअल के पास राइट है, इंडिविजुअल के राइट को प्राइमेसी दी गई है वो, बट हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीम नहीं है। वो क्या है? प्राइमेसी बेशक है बट सुप्रीम नहीं है, कि उसको कभी मतलब कभी उस पे कोई भी ऑब्जेक्शन लगाया ही नहीं जा सकता। ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में लगा ली जाती है वो ऑब्जेक्शन चीजों पे, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, है ना। तो ये बात बताई गई। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ as embodied in article 14 is basic feature of the constitution, hence it cannot be destroyed even by the amendment। तो अपने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई साहब, जो रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 का, वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू इसमें कोई भी फेरबदल नहीं की जा सकती है, इसको डिस्ट्रॉय, फेरबदल की जा सकती है बट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन गया कि क्या आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है? बेशक कि आपको ये ना दे कि रूल ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये ना दे, सिर्फ ये कह दे कि आर्टिकल 14 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, है ना। तो यस, आर्टिकल 14 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। अब देख लो, देखो हमें जो राइट मिला है ना, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हर फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो बात हमने कर ली कि भाई हमें इक्वालिटी मिल गई। अब मान लो कि हम इतने ही पढ़े कि हमें इक्वालिटी मिल गई, अब तो हम चल दिए मार्केट में अपनी इक्वालिटी लेके, है ना। लेकिन हमने एक्सेप्शन पढ़ा नहीं। अब हमारा दिमाग फिर वो हो जाएगा कि अरे, इक्वालिटी तो बोला था अपना कॉन्स्टिट्यूशन के, सबके पे सेम ही एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे, या देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग प्रिविलेज को अलग अलग प्रिविलेज उनको एंटरटेन कर रहा है। फिर अब इसका कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया? तो ये इसी एक्सेप्शन से आता है। तो ये एक्सेप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए एक्सेप्शन में देखते हैं। रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। पहला पॉइंट तो यही है, प्री में सीधी यही लाइन बिठा दी जाती है कि भाई रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट। तो इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ओके, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शन टू इट। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ अदर एक्सेप्शन भी हैं। चलिए एक्सेप्शन देखते हैं। President of India and the Governor of State enjoy following immunity Article 361। आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है हमारे भारत का और जो गवर्नर है हमारे स्टेट के, वो कुछ इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। चलिए इम्यूनिटी इनकी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द ऑफिस। ओके, कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कोर्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कोर्ट है, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर है और जो गवर्नर है, वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में कि वो कैसा परफॉर्मेंस करता है और कैसे पावर और ड्यूटी का कैसा यूज करता है, कैसा एक्सरसाइज करता है अपने ऑफिस में। ओके, बट और जो अथॉरिटीज है जैसे अपनी ईडी हो गई, अपनी लोकल बॉडीज हो गई, अपने कोई हाई कोर्ट के जज हो गए, कोई कोई और ऐसी कोई पीसीएस के मेंबर हो गए, कोई आईएएस के चेयरमैन हो गए, या यूपीएससी के मेंबर हो गए। बट ये लोग अगर अपने ऑफिस में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, या किसी भी इंडियन पर्सन का या फॉरेनर का किसी भी तरीके का कोई राइट वायलेट होता है, तो ये आंसरेबल होंगे कोर्ट में। कोर्ट इनको भाई बोल सकता है कि आप यहाँ पे हाजिर होइए और आप हमें बताइए डिटेल कि क्या क्या आपने किया है। बट कोर्ट कभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं, मान लो कि कोई बिल आ गया, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के थ्रू आ गया प्रेसिडेंट के पास, और स्टेट असेंबली के थ्रू आ गया गवर्नर के पास। अब प्रेसिडेंट ने भी एसेंट नहीं दिया, गवर्नर ने भी एसेंट नहीं दिया,
तो आप इसके लिए कोर्ट में जा तो सकते हैं, बेशक जाने को तो जा ही सकते हैं, बट कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि गवर्नर कोर्ट में आए और वो आंसर दे कि उसने क्यों एसेंट नहीं दिया। ये बातें नहीं हो सकती है ना? तो ये प्रिविलेज एंजॉय करते हैं अपने प्रेसिडेंट और गवर्नर, जो कि और किसी पोस्ट के लोगों को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू अगेन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस। ओके, ड्यूरिंग द टर्न ऑफ ऑफिस, टेन्योर ऑफ ऑफिस, जो भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग नहीं इंस्टीट्यूट की जा सकती है अगेन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के, जब तक कि वो अपने ऑफिस के टाइम में है, जब तक कि वो अपने मतलब 5 साल का इनका ड्यूरेशन है, तो अपने टेन्योर में जब तक कि प्रेसिडेंट और गवर्नर है, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है, फॉर्म नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य किसी को किया जा सकता है ना। कि आपने बहुत सारे ऐसे केस सुने होंगे कि भाई पीसीएस है, जॉब कर रहे हैं, करप्शन का केस लग गया, चले गए जेल में। अपने वो हैं सीएम है, अभी अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए क्या हो रहा है ना। तो सीएम है, या मनीष सिसोदिया जी हो गए अपने, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी होगी। अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी के लिए भी कुछ चीजें हुई थी कि कोर्ट में वो आंसरेबल थे। तो खैर ये लोग तो कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे वो नहीं है, बट कोई भी और ऐसी अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है। जैसे अब कोई वो है कि कोई जैसे मान लो किसी ऑफिस का कोई क्लर्क है, बैंक का कोई वो है क्या बोलते हैं उसको, बैंक का कोई मान लो मैनेजर है ना। उस पर लग गया करप्शन का केस कि भाई तुमने बड़े घोटाले कर दिए यहाँ पे, अब तुम चलो तुम्हारे ऊपर होगी क्रिमिनल प्रोसीजिंग, तो उनके ऊपर हो जाएगी, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर नहीं होगी। हालांकि वो जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके ऊपर हो, तो वो अलग बात है, बट ड्यूरिंग द टेन्योर नहीं हो सकती है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। किसके ऊपर? प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो यहाँ पे तो इक्वालिटी का हो गया है ना। इक्वालिटी तो नहीं मिल रही सबको भाई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन हमें पढ़ना और समझना भी जरूरी है कि हाँ भाई कुछ ऐसे लोग हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है, इंडियन के लिए भी है, सिटीजन के लिए भी है, बट कुछ ऐसी अथॉरिटीज भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंजॉय करते हैं इनके ऊपर की पावर को भी। आगे देखते हैं, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजोनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ओके, कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं किया जा सकता है जो कि अरेस्ट और इम्प्रिजोनमेंट का हो, किसको? प्रेसिडेंट और गवर्नर को, किसी भी कोर्ट के द्वारा, जब तक कि वो अपने टेन्योर में हैं। नो सिविल proceeding against the president or governor be instituted during this term of office in any court in respect of act done by him in any personal activity, है ना। कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं की जा सकती है अगेन प्रेसिडेंट और गवर्नर के, कि जब तक वो अपने ऑफिस के टेन्योर में है, उनके पर्सनल कैपेसिटी पे भी अगर कोई चीज वो करते हैं तो भी उस पे सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं की जा सकती है। आफ्टर वो जब अपने टेन्योर उनका कंप्लीट हो जाता है, देन वो क्या करते हैं, उस वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जब तक कि वो अपने ऑफिस पे हैं, जब तक कि आप कोई भी इंसान प्रेसिडेंट या चेयरमैन की प्रेसिडेंट या गवर्नर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, तब तक वो एंजॉय करता है ये सारी इम्यूनिटीज को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी कोर्ट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग in any court in respect of the publication of newspaper of a substantially true report of any proceeding of either house of parliament or either house of legislature of state, article 361A। ओके, तो देखिए आर्टिकल 61 भी इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 161 भी इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 361 भी इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 361A भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया गया है, no person shall be liable to any civil and criminal proceeding in any court in respect of publication of newspaper or by radio or television of the substantially true report of any proceeding of either house of parliament or either house of legislature of state। कि कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा किसी भी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए किसी भी कोर्ट के द्वारा कि अगर वो पब्लिकेशन करता है किसी भी न्यूज़पेपर का या किसी भी ऐसे न्यूज़ का थ्रू रेडियो और टेलीविजन
कि सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑन एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर, कि किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसीडिंग की अगर वो रिपोर्टिंग करता है, ट्रू रिपोर्टिंग करता है, तो आप उस बेस पे उसको उस पर्सन पे सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। No member of parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or vote given by him in parliament or any committee before article 105. okay, तो आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 क्या कहता है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर लायबल नहीं होगा किसी भी प्रोसीडिंग के लिए किसी भी कोर्ट में कि वो क्या एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय हिम, कि कोई भी कुछ भी, देखो किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के द्वारा किसी भी पार्लियामेंट में और या किसी भी कमिटी में क्या बोला गया है और उसने किस तरीके का वोट किसको वोट किया है, इस आधार पे वो किसी भी कोर्ट में किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं होगा। अब जैसे हम देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है कि हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल आ रहा है, कुर्सियां चलने लग रही है, लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग रहे हैं, पेपर फाड़ने लग रहे हैं, है ना, कि अपना ठीक है आप क्या बोलते हैं आप वो तो कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि आप अपना विरोध तो उसमें दिखा ही रहे हैं, गंदगी और फैला दे रहे हैं पार्लियामेंट में, है ना। तो ये है कि अब उसमें क्या ऐसी अभद्र तरीके की भाषा का यूज किया जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कोई किसी को कुछ बोल दे रहा है, कोई किसी को कुछ बोल दे रहा है। आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे पार्लियामेंट के सेशन पड़े हुए हैं कुछ, तो आप उसको देखिए कि किस तरीके की भाषा का यूज किया जा रहा है, किस तरीके की एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। मतलब अगर कोई ऐसा है तो उसको डायरेक्ट टेररिस्ट बोल दिया जा रहा है हमारे पार्लियामेंट में, है ना। तो बट ये इन सब बेसिस पे ना आप कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं कर, कोर्ट में आप जा नहीं सकते हैं कि कोर्ट ये नहीं बोल सकता है कि भाई तुमने पार्लियामेंट में ऐसा बोल दिया, ये तुमने पार्लियामेंट में एक चेयर तोड़ दी, अब चलो तुम आओ कोर्ट में, तुम जवाब दो तुमने क्यों तोड़ दिया, या तुमने किस पार्टी किस कमेटी के चेयरमैन हो या मेंबर हो, तो तुमने ऐसी राय क्यों बनाई, इसके लिए तुम आओ, चलो कोर्ट में अपना वो दो एक्सप्लेनेशन दो। तो ये चीजें नहीं हो सकती। बेसिकली मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि कोई भी अगर पार्लियामेंट का मेंबर है, कोई भी ऐसा मेंबर है जो पार्लियामेंट में है, तो वो अपने किसी भी कही हुई बात के लिए, किसी भी दिए हुए वोट के लिए किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग के लिए। ओके, चलिए, इसीलिए पार्लियामेंट में लोग फ्री होके बातें करते हैं कि इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं हो जा सकती है। नहीं तो आजकल हम देख रहे हैं यूट्यूब पे एक एक लाइन बोलने पे लोगों पे केसेस कर दिए जा रहे हैं, है ना। या किसी भी ऐसे जैसे कहीं असेंबली लगा रहा है कोई, अपने वोट का प्रचार कर रहा है, तो वहां पे कुछ ऐसा बोल दिया कि हेट स्पीच दे दिया, फिर उसके पे केस हो जा रहा है। बल पार्लियामेंट में आप कुछ भी करो, आपके पे कुछ नहीं होने वाला है। No member of the legislature of state shall be liable to any proceeding. No member of the legislature, वही बात बताई गई है जो पार्लियामेंट के थ्रू है, पार्लियामेंट के बारे में बताई गई है। आर्टिकल 149 के थ्रू ये बताया गया है कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमिटी। देयरफॉर आर्टिकल 194 है ना, कि कोई भी लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या बोलता है या किसको वोट देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल 31C, बहुत जरूरी है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 31C क्या है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। सीधी यही लाइन बैठा दी जाती है प्री में और यही पूछ दिया जाएगा कि भाई आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन आर्टिकल 31C है या नहीं है, तो है। तो आर्टिकल 31C क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड दैट law made by the state for implementing the directive principle contained in clause B or clause C of article 29 cannot be challenged in the ground that they are violated of article 14. okay, तो आर्टिकल 31C क्या प्रोवाइड करता है, पहले तो ये जान लीजिए कि आर्टिकल 31C एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, पहली बात तो यही। इसके बाद आर्टिकल 31C प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है स्टेट के द्वारा डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें कि आर्टिकल 39 का क्लॉज बी और क्लॉज सी इंक्लूड है, तो
इस लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को। ओके, तो बेसिकली क्या बताया गया है कि आर्टिकल 39 बी और सी जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, वो उस उसके प्रोविजन को लेके अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है और अगर वो आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अगर वो वायलेट भी कर रहा है तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये आर्टिकल 31 सी में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा, अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा तो यहीं से करने की कोशिश करेगा। आगे की तो चीजें मतलब सिंपल सिंपल है कि इम्यूनिटी लोग एंजॉय कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर एंजॉय कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को, वो तो चलो ठीक बात होगी, है ना। बट यहाँ पे जो पॉइंट है कि डीपीएसपी का जो प्रोविजन आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी में है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो आर्टिकल 31 सी ये एक्सप्लेन करता है कि ये किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31 सी कम इन आर्टिकल 14 गोज आउट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भाई साहब, जहां पे आर्टिकल 31 सी आएगा वहां पे आर्टिकल 14 चला जाएगा। तो आप लोग एक स्लोगन की तरीके ये लाइन ही याद रख सकते हैं कि ये लाइन ही याद रख सकते हैं कि वेयर आर्टिकल 13 इज कम इन आर्टिकल 14 goes out। ओके, वेयर आर्टिकल 13 कम इन आर्टिकल 14 goes आउट, यही आप लोग एक स्लोगन के तरीके इसको ही याद रख सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई वेयर आर्टिकल 31 सी कम इन आर्टिकल 14 गोज आउट। आगे देखते हैं, फॉरेन सोवर्निंग रूलर, एम्बेसडर, डिप्लोमेट enjoy immunity from criminal and civil proceeding, UNO and its agency enjoy the diplomatic immunity। ओके, तो ये भी है कि फॉरेन सोवर्निंग रूलर है। अब जैसे मान लो सऊदी अरब के किंग आ गए, है ना, या फ्रांस के प्रेसिडेंट आ गए, या कहीं और देश के कोई प्रेसिडेंट आ गया, कोई एम्बेसडर आ गया, कोई डिप्लोमेट आ गया, तो अब आप ये उनके ऊपर फिर आप ये नहीं बोलोगे कि भाई इनको, हमको नहीं इक्वालिटी ऑफ राइट मिल रही है, इनको मिल रही है, ये तो अलग ही लेवल में चल रहे हैं, इनका कुछ नहीं है, ये तो क्या ही एंजॉय कर रहे हैं। तो नहीं, ये सब एक्सेप्शन में आते हैं। ये लोग इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं एज अ एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ का। ओके, और यूएन का मेंबर हो गया कोई, या इसके कोई भी एजेंसी होगी, वो भी एंजॉय करती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को। ओके, तो आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 ए, पहले पॉइंट याद रख लेना। आर्टिकल 61, आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 क्या बताता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है हमारे, वो इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं भाई आर्टिकल 14 के अंडर, है ना, एक्सेप्शन हो गया वो। आर्टिकल 361 ए क्या है कि वहां पे भी इम्यूनिटी दी जाती है ना। किसको इम्यूनिटी दी जाती है आर्टिकल 361 ए के द्वारा कि कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं या रेडियो टेलीविजन से कुछ भी ऐसी न्यूज़ चलाते हैं तो आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में क्या कहता है, कैसा वोट देता है। स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कहता है, क्या बोलता है। आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, है ना। तो आप ऐसे करके याद रखिए चीजों को कि अब जैसे आप लोगों को सिनॉप्सिस बनाना है ना। मान लो कि चलो आप अभी तो मान लो पहली रीडिंग दे रहे हो, दूसरी रीडिंग दे रहे हो, वो ठीक है, बट एक याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने लिख लिया आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। ऐसे ही आप नोट्स बनाइएगा जैसा मैं बता रही हूँ। आपने लिख लिया आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 ए, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, आर्टिकल 31 सी। ओके, आप ऐसे रख लो कि वो आर्टिकल भी याद रहे। तो अच्छा, इससे होगा क्या, हो सकता है कुछ टाइम बाद आप ये भूल ही जाएं कि ये आर्टिकल 361 है क्या। तो जब आप रिकॉल करेंगे या जब आप दोबारा फिर लक्ष्मीकांत पे आएंगे या दोबारा गूगल पे जाएंगे तो आपको ये पूरे प्रोविजन देखने को मिलेंगे। फिर आपको ना बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल होगा और फिर एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। और फिर जब आपको हमेशा ये आर्टिकल ऐसे आगे पीछे घूमते रहेंगे ना दिमाग में, तो जब आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे और फिर जब आप ये आर्टिकल को मेंशन करेंगे उसमें, तो आपके कंटेंट की रिचनेस बढ़ेगी कि भाई बच्चे ने पढ़ा हुआ है, बंदे ने पढ़ा हुआ, बच्चा तो क्या ही होगा यूपीएससी का एस्पिरेंट, बट बंदे ने पढ़ा हुआ है ना। तो वो चीज है कि ऐसे आप रखो कि जैसे आप देखो कि
राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 में अगर मिलता है तो कौन कौन सा आर्टिकल इसका एक्सेप्शन है? तो हमें पता है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी देता है। आप ऐसा भी लिख लो, आर्टिकल 361 इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आर्टिकल 361 ए, आर्टिकल 361 ए इम्यूनिटी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशर, ऐसे करके लिख लो। उसके बाद लिख लो आर्टिकल 105 इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। आर्टिकल 194 194 इम्यूनिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर। आर्टिकल 31 सी एक्सेप्शन, तो उसमें ये तो एक्सेप्शन लिख ही दिया है कि भाई आर्टिकल 31 सी एक्सेप्शन है ही है आर्टिकल 14 का, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो। ओके, चलो, तो हमने अपना इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 पे कि क्या ये क्या प्रोवाइड करता है, तो और जो कि इक्वालिटी इक्वालिटी राइट ऑफ इक्वालिटी का दूसरा पॉइंट है जिसमें कि क्या बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं समझाऊंगी। मैं इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखती हूँ, क्योंकि फिर इसको भी समझाने में मुझे कम से कम 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, और मैं नहीं चाहती कि एक क्लास इतनी लेंदी हो जाए। तो चलिए, इसको हम दूसरी क्लास में रखते हैं, और दूसरी क्लास में इसको डिटेल से देखते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपना सजेशन हमें जरूर दीजिए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है वो हमें जरूर बताइए। हमारी टीम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी चीजें बताने के लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आप हमें अपना सजेशन दीजिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने जानने वालों को शेयर करिए, और बताइए कि और आप लोगों को और किस किस तरीके की वीडियो की नीड है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चलिए, धन्यवाद।